आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार की हलचल पर रहती है हमारी नज़र, और क्या कुछ करना चाहिए जो आईपीओ बंद हो गए, जो आईपीओ खुले हुए हैं, उन सब पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आस्था मैम से आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आस्था मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और ये बताने के लिए कि क्या उनसे आईपीओ में अभी पैसे लगाएं भी कि ना लगाएं। चलिए सबसे पहले हर्ष से ज़रा सुन लेते हैं क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं। हर्ष, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, बेसिकली 3 आईपीओ हैं सर, जिनके 2 में ऐसे हैं जिनके दूसरा दिन है और एक जो है वो आज खुलता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले वाटरवेज लीजर की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ अपने दर्शकों को बता दें, देखिए बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2020 में स्टैब्लिश हुई है। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो क्रूज ऑपरेटर है। आप जाते होंगे गोवा छुट्टी मनाने, अंडमान से तमाम जगहों पर यहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखते हैं क्रूज को लेकर तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एंटरटेनमेंट, तो उसका बिजनेस मॉडल है कंपनी का। मार्केट शेयर की बात करें तो 80% के आसपास का मार्केट शेयर कंपनी का हो जाता है। अगर आप इनके किराए की बात करें तो 34,000 से लेके करीब 1.5 लाख प्रति दिन के रात के हिसाब से जो है वो इनका किराया देखने को मिलता है। 31 मार्च 2026 तक करीब 7.3 लाख से ज़्यादा जो है यात्रियों की जो है वो बेसिकली यात्रा ये करा चुके हैं यहाँ पे। और ना सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल तमाम डेस्टिनेशंस के ऊपर ये अपनी सर्विसेज देते हैं। अब देखिए प्राइस बैंड एक बार दर्शकों को बताए थे यहाँ पर, क्योंकि आज है इसका दूसरा दिन। 769 से लेके 808 के आसपास जो है ये एक प्राइस बैंड है। एक लॉट में 18 शेयर होंगे। इशू साइज की बात करें तो आप देखिए करीब 585 करोड़ का है और पूरे तरीके से फ्रेश इशू है, ओएफएस यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर आप आगे देखें यहाँ पे फाइनेंशियल्स को देखें तो 2024, 25, 26 के आंकड़े आपके सामने हैं। यहाँ पे कमाई को देखेंगे साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे जो है वो अगर 24 से 25 में देखेंगे तो बड़ी है, लेकिन अगर आप 26 में जाएंगे तो कमाई आपको घटती हुई दिखेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देखिए 2024 में कंपनी जो था 122 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 2025 में एक 168 करोड़ का प्रॉफिट आया, फिर वापस जो है वो प्रॉफिट आधा होता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो इसमें भी वो अप एंड डाउन आपको साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। बोरोइंग जो है वो करीब 2026 तक 102 करोड़ के आसपास की दिख रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर हम लोग आगे बढ़े तो देखिए हम लोग ये आपके सामने कुछ आंकड़े जो इसके, हालांकि डायरेक्टली अगर आप कहें तो ये सीधा डायरेक्टली पीयर कंपनी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इसी तरीके की जो कंपनीज हैं वो आपके सामने रखा है। उनका अर्निंग पर शेयर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और पी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो जो आंकड़े हैं वो कंपनीज के आपके सामने रख दिए गए हैं। आगे अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है? 3.5 रुपए, कल था 10 रुपए, आज है 3.5 रुपए। 0.43% के आसपास की यहाँ पर जो अपसाइड दिख रही है। करीब 811 के आसपास जो है लिस्टिंग की संभावना हो सकती है। चलिए ठीक है, आस्था मैम से पूछते हैं। आस्था मैम, मौजूदा भाव पे वैल्यूएशन कैसी लग रही है आपको, फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, और जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उम्मीदें हैं लिस्टिंग गेन को लेके? हाँ देखिए, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रूज ऑपरेटर है ये, और आई थिंक इंडिया में तो दूसरा कोई लिस्टेड स्पेस में पेयर नहीं है इनका। एकमात्र कंपनी है। बिल्कुल यहाँ पे जो हर्ष ने बोला कि हमने देखा है कि थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल्स में हमने ग्रोथ में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी है। अगर मैं 2025 से 2026 को कंपेयर करूं, उसके पीछे के कारण है क्योंकि जो ये वॉर वाला सिचुएशन हुआ था उसमें भी थोड़ा सा पैसेंजर्स की जो ऑनबोर्डिंग हम बोल सकते हैं वो थोड़ी कम हुई, वो अफेक्ट हुई। ऑक्यूपेंसी लेवल्स इनके 85% के आसपास के हैं। क्रूज ऑपरेटर्स को जब आप एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे करते हैं, जिसमें कि अवेलेबल पैसेंजर क्रूज डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने पैसेंजर्स थे और कितने दिन के लिए क्रूज किया, तो वो सब इनके रेशियोस बढ़ रहे हैं। तो वहां पे एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये जो कंपनीज होती हैं इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस इनका फ्यूल का रहता है। अगर मैं फ्यूल एक्सपेंसेस की बात करूं तो वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन एक ही इसमें नेगेटिव मुझे लगा, एक तो प्राइस बैंड, क्योंकि टिकट साइज बड़ा है 800 रुपए का, और दूसरा उसमें भी वैल्यूएशन थोड़े से ये ज्यादा लेके आ रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। अब उसके पीछे के कारण भी ये है कि एक तो जब कहते हैं कि एकमात्र कंपनी अपनी स्पेस में होती है तो डेफिनेटली स्कैर्सिटी प्रीमियम चार्ज करती है, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन इसकी ग्रोथ आएगी कहाँ से? अभी तो एक ही फ्लीट है, आने वाले टाइम में अक्टूबर 2026 में दूसरा और 2027 में तीसरा, तो ये जब स्टार्ट होने लगेंगे तो बिल्कुल जो अभी की कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी हो जाएगी। मुझे लगता है कि उस हिसाब से एक बढ़िया लॉन्ग टर्म प्ले है। शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो कर रही हूँ, बट बहुत बड़े नहीं, तो आप इसमें लगाइए। मेन फोकस लॉन्ग टर्म पे करिए, और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे कुछ एक लिस्टिंग गेन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपने आप में यूनिक बिजनेस है और इस तरह की अपनी पहली कंपनी है जो लिस्ट होने आएगी, और इनका मार्केट शेयर तो 79-80% है, कोई दूसरा पेयर है नहीं। तो वो सब जरूर इसको एक अलग कैटेगरी में खड़ा करते हैं, पर वैल्यूएशन की वजह से बहुत बड़े गेन मेरे को नहीं लगता तुरंत होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़िया रिटर्न भी मिल जाएंगे। तो लगाना है
छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, अगर अच्छे लिस्टिंग गेन मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल इसमें लगाना ही है। तो दोनों ही तरह से लगाने की सलाह है, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर निवेश करने की सलाह दी गई है। लंबी अवधि के नज़रिए से तो बिल्कुल लगाएं, और लिस्टिंग गेन भी छोटा मोटा यहाँ पर मिल सकता है। बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीदें अभी ना पालें, ये आस्था मैम का कहना है। चलिए अगले आईपीओ पे चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, अद्वैत ज्वेलर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा आईपीओ है, अपने दर्शकों को बता दें यहाँ पे कि कंपनी 2019 में स्टैब्लिश हुई है, जयपुर बेस्ड है यहाँ पे, और ज्वेलरी से जुड़ा पूरा बिजनेस है यहाँ पर। अगर आप देखें तो इनका एक राम भजो करके एक ब्रांड है, वो काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर यहाँ पर। और 14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के जो गोल्ड में जो डायमंड और तमाम तरह के जो यहाँ पर नगीने होते हैं, तमाम चीज़ें जो उसके बिजनेस से साफ तौर पर जुड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, हालांकि मैम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें, कि इन्वेंट्री जो है वो तेज़ होती हुई दिखी है यहाँ पर। अगर आप देखें FY23 में करीब 91 डेज़ की थी, लेकिन FY25 में 199 डेज़ की होती हुई दिखी, जिससे वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी का साफ तौर पे जोखिम यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा क्योंकि जयपुर बेस्ड है तो थोड़ा सा ये है कि जियोग्राफिकल कंसर्न्स जो हो जाते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन को लेकर चीज़ें हैं नहीं, अभी दिखी नहीं यहाँ पर चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप प्राइस बैंड को देखें तो 130 से लेकर 138 रुपये के आसपास है। एक लॉट में 100 शेयर होंगे। इशू साइज की बात करें तो 165 करोड़ का छोटा है यहाँ पर, और पूरी तरीके से ये भी फ्रेश ऑफर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें 2023, 24, 25 की, तो साल दर साल के हिसाब से आपको कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखिए जो है 10 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़, फिर 25 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बोरोइंग देखें यहाँ पर तो बोरोइंग करीब 75 करोड़ के आसपास 2025 में दिखती है। आगे बढ़े यहाँ पर, अगर और चीज़ें देखें तो ये देखिए, ये तमाम जो है इसकी पीयर्स कंपैरिजन है। अर्निंग पर शेयर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पी की वैल्यूएशन कौन सा आपको देख रहा है यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो नंबर्स भी हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं यहाँ पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाए तो देखिए कल के मुकाबले, पिछले 2 दिन के मुकाबले ये कम हुआ है। पहले 65 था, अब 55 के आसपास हो गया है। 39 करीब 40% मान के चल लीजिए लिस्टिंग गेन की संभावना। 193 के भाव पर ये लिस्ट हो सकता है। थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे अच्छा और अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आज समय में क्या लग रहा है, आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या यहाँ पर बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहला सवाल जो हर्ष ने पूछा उसका जवाब दूंगी। इन्वेंट्री हाई लग रही है। इन्वेंट्री हाई होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि जो ज्वेलरी बिजनेस होता है उसमें ज्यादातर हाई इन्वेंट्रीज रखी ही जाती है। कुंदन ज्वेलरी में काम करते हैं ये, फूल में, जड़ाऊ में, तो यहाँ पे ज्यादातर हाई ही रखी जाती है तुरंत सर्व करने के लिए। दूसरी तरफ गोल्ड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम में आता है, क्योंकि गोल्ड इनमें रॉ मटेरियल के तौर पे काम में आता है। तो गोल्ड की अगर प्राइसेस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो आपको है वो हाई हो जाती है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि हमें यहाँ पे इन्वेंट्री हाई देखने को मिली। तीसरी तरफ एक चीज और हो सकती है कि ये ब्राइडल ज्वेलरी में है। तो ब्राइडल ज्वेलरी जब जिस तरह से एक लंबा टाइम लेती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि वो इन्वेंट्री आपकी हाई दिखाती हुई नजर आएगी। कुछ एक कारण ये हो सकते हैं। अब ये जयपुर बेस्ड, जो कि मेरा होम टाउन है, ऑल्दो मैं रहने को अभी पुणे में हूँ, बट बिल्कुल जयपुर पली बड़ी सब जयपुर में ही हूँ। तो जयपुर का इनमें जो है, और जयपुर फेमस ही इसलिए है ज्वेलरीज के लिए, और उसमें भी इनका जो राम बजो ब्रांड है वो एक सेंचुरी ओल्ड ब्रांड है, 1921 से है। वो काफी फर्क पड़ता है इस चीज से कि बढ़िया ब्रांड है। दूसरा इनका निश है। निश किसमें है कि ये कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ ज्वेलरी में है। तो वहां पे क्या होता है, मार्जिन हमेशा हाई रहते हैं, और वो आप इनके फाइनेंशियल्स में भी देखेंगे। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इनके पेयर से कंपेयर कर लीजिए, उनसे कहीं आगे है। 20-25% के अबव के मार्जिन ये इंजॉय कर रहे हैं, जो इनको एक अलग ही दर्जा दे देते हैं। दूसरी तरफ वैल्यूएशन भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। तो मुझे ये आईपीओ अच्छा लगा क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठाक है, दूसरी तरफ मार्जिन बेहद इंप्रेसिव है, और तीसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली। और एक निश कुंदन और पोल की ये जो ज्वेलरी है, एक ये निश उसमें है। तो इन सब के चलते बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन होने की तो यहाँ पे अच्छे खासे होने की उम्मीद है, और लंबी अवधि के लिए भी अच्छा है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, छोटे साइज का इश्यू है। अगेन वही बात आती है, छोटे साइज का इश्यू है, अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से टफ रह सकते हैं। तो उसकी वजह से आप निराश ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट टफ होने के चांसेस है इस काउंटर पे। ठीक, तो क्या लिस्टिंग के बाद फिर ट्राई करना चाहिए कि मतलब एंट्री करने के लिए? अगर किस लेवल तक, कितने प्रीमियम तक आपको लगता है कि नहीं एंट्री ली जा सकती है?
जी बिल्कुल देखिए, अब अगर इसमें मेरे हिसाब से अगर इसमें लिस्टिंग के बाद भी ट्राई करें तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि तुरंत इसमें जाएं, क्योंकि उस दिन ये अच्छा ही होगा। दूसरा, 150-250 करोड़ के 250 करोड़ से नीचे के जो भी इशू होते हैं वो पहले दिन ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं, तो उसकी चाल भी एक अलग ही तरीके से चली जाती है। तो सेम डे आप बिल्कुल ना लगाएं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी अगर ये किसी भी वजह से मान के चलिए ये 150-160 की जोन में मिलता है, उम्मीद तो कम है, लेकिन तब बिल्कुल इसमें पोजीशन फ्रेश बना सकते हैं जिनको कि ये काउंटर नहीं मिला हो अलॉटमेंट में। जी चलिए, लास्ट आईपीओ हर्ष। जी, CSM टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। जो अभी तक हमने जो 2 IPO कवर किया है उससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। 1999 में स्टैब्लिश होती हुई, 98 में स्टैब्लिश होती हुई कंपनी दिखी है यहाँ पर। और आप ये देखिए बेसिकली क्या करती है, जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होते हैं कंपनी वो प्रोवाइड करती है यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। अब कई सेक्टर्स तक जो है यहाँ पर कंपनी की पहुँच है, चाहे आप यहाँ पे बात कीजिए माइनिंग की या एग्रीकल्चर की या फिर यहाँ पे एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर की या फिर टूरिज्म की, तो तमाम जगहों पर जो है कंपनी टेक्नोलॉजी की सर्विसेज देती है। कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ पे कंसर्न है यहाँ पे कि एक तो हैवी डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव बिडिंग को लेकर यहाँ पे। इसके अलावा अगर डिले होता है यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर, तो फिर वो इम्पैक्ट साफ तौर पे ग्रोथ पे डालता हुआ दिख सकता है। हालांकि हम लोग देख रहे हैं IT सर्विसेज वैसे ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, तो वहाँ पर भी इंटेंस प्रेशर है, कॉम्पिटिशन है, वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। आज ये खुल गया है, 24 तारीख है, क्लोज 29 को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 30 तारीख को उसकी अलॉटमेंट होगी। लिस्टिंग जो है वो जुलाई 2 को होते हुए दिखेगी। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पर, तो आप ये देखिए अगर इशू प्राइस बैंड है 107 से लेकर 113 का, एक लॉट में 132 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो 146 करोड़ का है, और ये भी पूरी तरीके से फ्रेश है, यहाँ पे OFS नहीं है। तीनों जो IPO हैं वो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगली प्लेट की तरफ बढ़े। यहाँ पे फाइनेंशियल्स को टटोले अगर आप, तो 2023, 24, 25, तो आप देखिए लगातार साल दर साल के हिसाब से आपको कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पर पहले 2023 में 16 करोड़ था, फिर घटा 13 करोड़, फिर 14 करोड़ आया, तो अप एंड डाउन आपको जरूर दिखेगा जरूर यहाँ पे। एबिटा की बात करें यहाँ पर, तो 2023 में वही स्थिति है, यहाँ पे एबिटा में भी अप एंड डाउन है। रिजर्व और सरप्लस देखें तो करीब 2025 तक 73 करोड़ हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, लास्ट प्लेट को अगर लेके आए यहाँ पर, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 रुपये है, 3.5% के आसपास की अपसाइड, 117 के भाव पर लिस्टिंग की संभावना। हाँ चलिए, तो ये बात CSM टेक्नोलॉजी को लेकर निकल के आई है। अंबाला मैम, माफ कीजिएगा आस्था मैम, आपके व्यू क्या रहेगा अभी इसको लेकर के? क्या अगर और इन तीनों के में अगर चुनना हो तो आप पहले प्रायोरिटी पे किसको रखेंगी? देखिए, ओपिनियन यहाँ पे एक एवरेज इश्यू है। ये एक इसमें 2-3 चीजें हैं। ग्रोथ अभी भी इनको पिकअप करना बाकी है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, बुक टू बिल रेशियो मोर देन 1 है FY26 के रेवेन्यू से कंपेयर करें। दूसरी तरफ ये देखें तो अभी 60% से ज्यादा गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऑल्दो ये परसेंटेज हाई था 2 साल पहले, और भी ज्यादा था। धीरे धीरे ये गवर्नमेंट की डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, प्राइवेट क्लाइंट्स को ज्यादा एड ऑन कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। और वैल्यूएशन भी देखें तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज्यादा डिसेंट या रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं है। तो मुझे इन सब पैरामीटर्स के चलते ये ठीक ठाक ही लगा ये इशू। इसमें लंबी अवधि के लिए लगा लीजिए, और छोटे मोटे अगर लिस्टिंग गेन हो तो हो सकते हैं मार्केट मूड मॉल के हिसाब से, क्योंकि इशू का साइज अगेन छोटा है। विपुल जी, जहां इशू का साइज छोटा होता है वहां पहले दिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे स्टॉक होता है, जिसपे कि कुछ भी कमेंट लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना थोड़ा सा जल्दबाजी और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। ठीक ठाक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हुए तो हो जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से लंबी अवधि पे इसमें ज्यादा फोकस करके लगाएंगे तो बेटर रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्ले के हिसाब से इसे देखा जाए। बाकी रैंकिंग करनी है तो पहले नंबर पे एडविट ज्वेल्स रहेगा, दूसरे नंबर पे वाटरवेज, और तीसरे नंबर पे हम CSM को रखेंगे। चलिए, तो अगर किसी एक में ही पैसे लगाने हैं तो फिर अद्भुत पे ही लगाइए, और अगर किसी को अवॉइड करना है, 2 में ही लगाने हैं, तो CSM को अवॉइड कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल कर के आई है, ये CSM आपकी। और दूसरे नंबर पर जो है आप आज के पहले IPO को जो है वो रख सकते हैं, वाटरवेज लेजर टूरिज्म को। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। आस्था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी हमारे एक दर्शक की टिप्पणी भी आई थी, विपुल जी, हर्ष जी, आस्था बहन को नमन। आस्था बहन, आपके दर्शन में 2 महीने बाद कर पाया हूँ। आस्था बहन, बोनस पर जल्दी जल्दी आया कीजिए। तो ये हमारे संजय कुमार धीर जी हैं, ये उनकी रिक्वेस्ट है। तो जब भी मैम आपके व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा सा समय मिले तो बिल्कुल आया कीजिए मैम आप कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। हर्ष, आपका भी शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए अब इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं
समाप्त।